हेलो एंड वेलकम टू जैम कैम यूट्यूब चैनल। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत किया जाता है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे DSSB पीजीटी केमिस्ट्री 2018 का जो क्वेश्चन पेपर है उसका पार्ट नंबर 3। पहले दो पार्ट हो चुके हैं जिसमें हमने 20 एंड 40 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं, है ना। तो चलिए इस पार्ट को स्टार्ट करेंगे। इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हैं और वैसे बोलेंगे कि इजी ही है लेकिन थोड़े से याद रखने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कैसे क्वेश्चन है। DSSB पीजीटी केमिस्ट्री 2018 पार्ट नंबर 3 है। नेक्स्ट 20 क्वेश्चन इसमें डिस्कस कर रहे होंगे। अगेन वही बात आपको फिर से बताना चाहूंगा, ऐप है पढ़ रहे IIT जैम केमिस्ट्री, उसके ऊपर कोर्स अवेलेबल है। अगर आप किसी भी पीजीटी केमिस्ट्री की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप इस पर जुड़ सकते हैं। चलिए तो सबसे पहले ये जो क्वेश्चन देख पा रहे हैं भाई, पहला क्वेश्चन है आपका, बिल्कुल याद रखने वाला क्वेश्चन हम बोलेंगे इसको। तो क्या कह रहा है ये क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है द इंग्रेडिएंट्स दैट मेक अप द बेकिंग पाउडर। देखिए एक होता है बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट को, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 को बेकिंग सोडा बोला जाता है। लेकिन बेकिंग पाउडर में और भी बहुत सारा मटेरियल होता है, ठीक है। तो देखिएगा भाई यहाँ पे कि ओनली सोडियम बाइकार्बोनेट इज नॉट, दिस इज बेकिंग सोडा। अगर इसके अंदर स्टार्च डाल दें ये भी कोई काम की बात नहीं बनी। इसमें क्या होता है बेसिकली, सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया, साथ में स्टार्च, साथ में ये वाला, एंड साथ में ये काफी इंपॉर्टेंट है भाई, ये आपको जरूर मिलेगा कैल्शियम वाला, फोस्फेट जो है ये कैल्शियम वाला। इन दोनों से पहचान हो जाती है बेकिंग पाउडर की, ठीक है, इससे और इससे। हालांकि और भी आपका मटेरियल होता है, तो यह याद रखिएगा। बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, एंड बेकिंग पाउडर में और भी बहुत सारे मटेरियल, बहुत सारे सोल्ट होते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बी आ जाना चाहिए था। अच्छा भाई ये देखिए भाई, एक बेसिकली यहाँ पे मिनरल बोला गया है, सेफोडोमेनी इज द मिनरल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट। तो भाई ये लिथियम का ही मिनरल होता है। अगर मैं फॉर्मूला लिखूं यहाँ पे कुछ इस प्रकार से इसका फॉर्मूला हो जाता है, ये आपका फॉर्मूला होता है इस कंपाउंड का। तो यहाँ पे ये किसका बेसिकली मिनरल होगा, तो ये लिथियम एलिमेंट का मिनरल होता है। याद होगा तो कर पाते, वरना नहीं कर पाते। ऐसे क्वेश्चन को स्किप कीजिएगा, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी, नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यस ये थोड़ा सा वैसे इजी ही क्वेश्चन है। आपको बताने की मास परसेंटेज ऑफ सल्फर इन दिस। हमें पता भाई H2CO3 सल्फ्यूरिक एसिड में अगर आप निकालेंगे मास, 2 ऑक्सीजन की वजह से, प्लस 32 हो जाएगा सल्फर का, एंड प्लस 64 हो जाएगा 4 ऑक्सीजन का, तो 92 ग्राम आ गया। अगर आपको परसेंटेज ऑफ सल्फर चाहिए तो सल्फर का मास एंड डिवाइड बाई 92 इंटू में 100 कर देना। जैसे ही आप करेंगे करेक्ट आंसर आ जाएगा ये, करेक्ट आंसर आ जाएगा ये। अगर आपको हाइड्रोजन की पूछता है यहाँ पे, तो यहाँ पे 2H हो 2 हो जाता ऊपर, 98 इंटू में 100। तो ये बिल्कुल सिंपल है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, इजिली आप इस क्वेश्चन को कर पाते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है स्टूडेंट, यस भाई यस, ये क्वेश्चन भी देखिएगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेट कर सकते हैं इसको आप। जीमन इफेक्ट क्या होता है, जीमन इफेक्ट correspond to the splitting of spectral line in the presence of। देखिए अगर स्पेक्ट्रल लाइन स्प्लिट करती है इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड तो उसे हम जीमन इफेक्ट बोलते हैं। अगर आपका ये जो स्पेक्ट्रल लाइन स्प्लिट करती है इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड, उसे हम स्टार्क मेथड बोलते हैं, उसे हम स्टार्क मेथड बोलते हैं, स्टार्क इफेक्ट बोलते हैं। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर स्प्लिट करेंगे तो स्टार्क इफेक्ट बोला जाएगा, अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर स्प्लिट करेंगे तो जीमन इफेक्ट बोला जाएगा। इसलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है फर्स्ट आ जाएगा, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं स्टूडेंट। देखिए द रेडियस ऑफ फर्स्ट बोहर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, बिल्कुल आसान है, एक इजी सा फार्मूला आपको पढ़ाया जाता है। यूनिट कन्वर्जन अगेन कहूंगा, आपको ध्यान रखना बड़ा ही जरूरी है। देखिए भाई Rn यानी कि रेडियस ऑफ nth ऑर्डर इज इक्वल टू, काफी टर्म में लिखा जाता है, ये आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं n स्क्वायर एंड z। ये जो होती है दिस इज पिकोमीटर, ये पिकोमीटर में होती है। अगर आप इसको सेंटीमीटर में लिखना चाहते हो तो फिर यही वाला डाटा सेट बैठेगा। सेंटीमीटर में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका 0.52 इंटू में n स्क्वायर इंटू z का स्क्वायर, ये सेंटीमीटर में आ जाएगा। अब हमें बोला है कि फर्स्ट बोहर ऑर्बिट का मतलब है कि यहाँ पे n की वैल्यू भी 1 है एंड z तो होता ही 1 है,
तो इसका मतलब ये हो जाएगा इनटू में सेंटीमीटर में देखोगे ना, तो भाई सेंटीमीटर में जब पिकोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 10⁻⁸ सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे वही है, बस यूनिट कन्वर्जन का आपको ध्यान रखना था, तो इसको इजीली आप कर पाते। इसका फोर्थ करेक्ट आंसर आ जाएगा, फोर्थ, क्योंकि ये दोनों तो 1 1 ही आ रहे हैं। ठीक है, फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा भाई, अगर हम बात करें द एलिमेंट एटॉमिक नंबर 27 विच ऑफ द किससे बिलोंग करेगा। भाई हमें सभी को पता होता है भाई, देखिए एक के अंदर 2 ऐड कर देते हैं 3 आ जाता है, इसके अंदर 8 ऐड करते हैं 11, और 8 ऐड करते हैं, इसके बाद 18 जब ऐड करते हैं यहां से तो 37 आ जाता है। क्या आ जाता है 37 जो होता है बेसिकली रुबिडियम का होता है भाई, रुबिडियम। या फिर दूसरा कनेक्शन अगर आप ध्यान रखना चाहोगे, हमें पता है भाई हमारा जो क्रिप्टॉन है वो नोबल गैस होती है ना, क्रिप्टॉन नोबल गैस होती है, 36 है उसका, तो 37 पक्का ही एस ब्लॉक का रहा होगा एंड अल्कली मेटल रहा होगा। इसका करेक्ट आंसर ए आ जाएगा। इजी क्वेश्चन में इसको कहूंगा, बिल्कुल भी टफ क्वेश्चन ये नहीं है। मेजर कटायन इन दी इंट्रासेलुलर फ्लूइड इन दी एनिमल्स इज, तो ये होता है जी पोटासियम। क्या होता है आपका पोटासियम, बिल्कुल याद रखने वाला, टोटली इसमें कुछ समझाने का है नहीं। ठीक है भाई, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका देखिएगा, which of the following metal hydride has the crystal structure of rutile। रूटाइल, वैसे तो रूटाइल देखिए भाई इसको बोला जाता है TiO2 को रूटाइल बोला जाता है। कह रहे कि किस इनमें से किसकी जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर वो इसकी जैसे होगी, तो बिल्कुल भाई ये मैंने चेक किया है, इसका आंसर यही आ रहा है, मैग्नीशियम, MgH2 ही इसका आंसर आ रहा है। समझाने का बिल्कुल भी कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, तो डी ये मैंने चेक जरूर किया है सारे। यस, ये क्वेश्चन आप थोड़ा बहुत सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, ये वाटर की हार्डनेस से रिलेटेड है। देखिए व्हाट इज द टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर इन वाटर। देखिए भाई आप सभी को ये बात पता होनी चाहिए कि जो टेम्परेरी हार्डनेस आती है वो आपका बेसिकली कार्बोनेट्स या बाइकार्बोनेट्स की वजह से आती है। अगर मैग्नीशियम और कैल्शियम के बाइकार्बोनेट्स हैं या कार्बोनेट्स हैं, उनकी वजह से टेम्परेरी हार्डनेस आती है, और परमानेंट हार्डनेस आती है आपका बेसिकली क्लोराइड्स की वजह से, है ना, क्लोराइड्स या फिर सल्फेट की वजह से परमानेंट हार्डनेस आती है। अब ये कह रहा भाई टेम्परेरी हार्डनेस निकालिए, तो पक्की ही बात है टेम्परेरी हार्डनेस एक तो इसकी वजह से आई होगी और एक इसकी वजह से आई होगी। इन दोनों की वजह से नहीं आएगी, इनकी वजह से परमानेंट हार्डनेस आती है, क्योंकि ये क्लोराइड्स हो गया एंड ये आपका सल्फेट हो गया, इनकी वजह से परमानेंट हार्डनेस आती है। तो ये कैसे निकाला जाता है भाई, देखिए इसमें कुछ ऐसे निकालिएगा, ये जो 73 है ये दे रखा है इसका, एंड इसका जब आप निकालेंगे ना वेट, इसका जब आप निकालेंगे mg, इसका आप निकाल लो भाई, मैग्नीशियम का लगभग आ जाएगा 24। ठीक है, मैग्नीशियम का 24, और इसमें देखो 1, उसके बाद 12 और उसके बाद आपका 16 48। ठीक है, तो ये बनेगा आपका 60 और 61 की मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 122 जब आप इसमें ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 6 4 एंड ये 146 के आसपास आएगा। बाकी एक बार और आप चेक कर लीजिएगा भाई इसको, यानी कि क्या करना है आपको बेसिकली यहाँ पे ये जो आ रहा है इसका मोलिकुलर वेट निकाल लेना। इसका क्या निकाल लेना, मोलिकुलर वेट निकाल लेना, उसको यहां पुट करोगे, उसको यहां पुट करना। इसी प्रकार ये जो 162 दे रखा है ना 162, और जब आप इसका देखेंगे ना 162, इसका 162 ही आएगा। इनको देखोगे तो यहां से और इसकी मल्टीप्लाई कर देना 100 से, इसकी मल्टीप्लाई किससे करना 100 से, तो यहां पे आएगा आपका 10 मिलीग्राम पर लीटर, 10 मिलीग्राम पर लीटर। ठीक है, इसी प्रकार जब आप यहां पे देख रहे होंगे, इसका मान लो 140 ही मान लेते हैं एक बार, इनटू में क्या कर लेते हैं ये, तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और 700 ये जाएगा 5 पे, ये 5 पे जाएगा भाई, आप इसकी मल्टीप्लीकेशन वगैरह करके देखना, तो यहां से कितना आता है 5 mg आएगा। क्या आएगा 5 mg पर लीटर आ जाएगा। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करना है भाई, इन दोनों की वजह से टेम्परेरी हार्डनेस आ रही है, ये लिया, ये गिवन वेट और इसके मोलिकुलर वेट से डिवाइड कर दिया, इसी प्रकार ये लिया और इसके मोलिकुलर वेट से डिवाइड कर दिया, इन दोनों की वजह से आ रही है, और दोनों को ऐड करोगे तो कितना बन जाएगा, 5 + 10 करोगे तो कितना बन जाएगा 15, 5 + 10 करोगे तो कितना बन जाएगा 15। बिल्कुल ये सही है, यही इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन होती है। कल को अगर आपसे यहाँ पे परमानेंट हार्डनेस पूछ ले तो फिर आपको क्या कर देना है, 9.5 को डिवाइड कर देना इसके मोलिकुलर वेट से, मल्टीप्लाई कर देनी 100 से,
इसी प्रकार 13.6 को डिवाइड कर देना है इसके मोलिकुलर वेट से और मल्टीप्लाई कर देनी है 100 से, दोनों को ऐड कर देना। तो इन दोनों की वजह से, क्योंकि परमानेंट हार्डनेस जो आती है वो क्लोराइड या सल्फेट्स की वजह से आती है, एंड टेम्परेरी हार्डनेस बाई कार्बोनेट्स या कार्बोनेट्स की वजह से आती है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप सोल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, ये भी हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का क्वेश्चन है। तो क्या कहा जा रहा है, अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मूविंग विद द वेलोसिटी दिस एक्यूरेट अप टू दिस। तो यहां पे बतानी भाई, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी का प्रिंसिपल क्या कहता है, डेल्टा एक्स इंटू में डेल्टा पी इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू h बाई 4 पाई, h बाई 4 पाई। तो यहाँ पे हमें पता है डेल्टा पी को हम किसके को लिख सकते हैं, m इंटू डेल्टा वी। ठीक है, तो ये आपका अनसर्टेनिटी डेल्टा एक्स आपको निकालना है, इंटू में m इंटू डेल्टा वी इज इक्वल टू 4 बाई h बाई 4 पाई m। तो ये नीचे लेके चले जाते हैं, और ये देखिए यहाँ पे ये तो दे रखा है 200 दे रखा है, लेकिन इसकी एक्यूरेसी कितनी है भाई, 0.01% है। तो ये किसके आसपास आ जाएगा भाई, किसके आसपास आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 है ना, 2 के आसपास आ जाएगा। 0.0% दे रखी है इसकी एक्यूरेसी, तो काफी कम एक्यूरेसी है। तो यहाँ पे देखिए भाई, जब डेल्टा एक्स आप निकाल रहे होंगे यहां से, तो किसके इक्वल आएगा, h अपॉन 4 पाई m, एक तो m हो जाएगा, एक डेल्टा v हो जाएगा। तो इसको आप फाइनली सोल्व कर लेंगे। h फ्लैंक्स कांस्टेंट, सबको इसकी वैल्यू पता होती है कितनी, 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34। उसके बाद 4 पाई m यहाँ पे हो जाएगा 9.1 इंटू में 10 की पावर माइनस 31 kg में ये हो जाएगा बेसिकली। तो इसको सोल्व आउट कर लीजिएगा स्टूडेंट, आप इजिली इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। ठीक है ना, तो ये बिल्कुल इसकी करेक्ट आंसर ही आ जाएगा जब आप इसकी कैलकुलेशन को सोल्व करेंगे। तो ये इस क्वेश्चन का सही आंसर बन जाएगा। सारा कुछ मैंने एक्सप्लेन कर दिया, सिंपली आप यहाँ पे अप्लाई कर देना। ठीक है भाई, सिंपली अप्लाई कर देना। ये फॉर्मूला होता है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का। अच्छा भाई, IUPAC नेम, भाई ये पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में ही आपको पढ़ाया जाता है। 1 के लिए यूज करते हैं अन, 1 के लिए अन, फिर से 1 है तो अन, फिर से 2 है तो बाई, और लास्ट में लगा दिया जाता है IUM। तो 2 लगाने की जरूरत नहीं है, एक ही लगा देना। अननील, अननील इन इनियम, ये तो 109 बनेगा भाई, ये 109 बनेगा। अननीलियम, अननीलियम ये 110 बनेगा। लास्ट में है अन ये 111 बनेगा। अनबाइयम ये बनेगा 112। तो इसका आंसर आ जाएगा 4, है ना। यहाँ पे ये इस तरीके से इसको सोल्व करना होता है। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं स्टूडेंट। विच ऑफ द फ्लोइंग ग्रुप 1 मेटल हाइड्राइड इज स्टेबल अप टू 900 यानी कि 900 डिग्री सेल्सियस तक। तो फिर से मैं कहूंगा भाई, बताया ही नहीं जा सकता, ये याद रखने वाले होते हैं, और ये क्वेश्चन छोड़ने के होते हैं, स्किप करो इनको, है ना। ऐसे क्वेश्चन कहाँ याद रहेंगे भाई, किसी को बिल्कुल भी याद नहीं रह सकते। मुझे, मेरा मानना यही है। कोई कनेक्शन वनेक्शन भी यहाँ पे ऐसा कुछ बन नहीं रहा कि कोई लॉजिक लग जाए ना, कोई लॉजिक नहीं, सारे ही आयनिक हाइड्राइड्स होते हैं, तो इसमें क्या लॉजिक आप लगाएंगे। ठीक है, मेरे हिसाब से कोई खास लॉजिक यहाँ पे लगेगा नहीं, तो याद रखने वाली बात है ये। तो स्पेशली देखिए ये वाला, ये तो थोड़ा बहुत फिर भी पढ़ा जाता है कि मेटालिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ कैल्शियम। तो भाई हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग होती है, बॉडी सेंटर्ड होती है, सिंपल। तो ये भाई FCC होती है। क्या होती है आपका, FCC होती है। तो कैल्शियम की जो मेटालिक स्ट्रक्चर आएगी वो फेस क्यूबिक सेंटर्ड टाइप की होती है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे। यस, ये थोड़ा बहुत फिर भी समझाया जा सकता है, एक्सप्लेन किया जा सकता है, हाइड्रोजन से रिलेटेड है। कॉमन जियोलाइट यूज्ड फॉर सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर इज नेट्रोलाइट, इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। भाई आपको एक कैल्गन्स मेथड पढ़ाया जाता है, कैल्गन्स मेथड पढ़ाया जाता है, वहां पे भी जियोलाइट्स यूज किए जाते हैं वाटर को सॉफ्ट करने के लिए, कैल्गन्स मेथड। तो उसमें सोडियम एंड देखो सिलिक, जियोलाइट्स क्या होते हैं, जियोलाइट्स आर जियोलाइट्स सिलिकेट्स ही तो होते हैं ना, सिलिकेट्स ही। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए भाई उस फॉर्मूले में अगर आपको कैल्गन्स मेथड याद हो तो वहां पे सोडियम जरूर होता है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों हटा दो, ये यहाँ पे सोडियम जरूर है बट यहाँ पे एल्यूमिनो सिलिकेट नहीं है, एल्यूमिना सिलिकेट भी होना जरूरी है। यहाँ पे देखिए सोडियम भी है, हालांकि इन्होंने थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन और सही लिखा जा सकता था। यहाँ पे सोडियम और ये एल्यूमिनो सिलिकेट भी है,
तो कैल्गन्स मेथड होता है भाई यहाँ पे, जिसमें हम जियोलाइट्स यूज करते हैं वाटर को, हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर बनाने के लिए। कैल्गन्स मेथड होता है, नाम जरूर सुना होगा आप सभी ने, तो हाइड्रोजन के अंदर ही पढ़ाया जाता है। फर्स्ट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। यस भाई, अंपेरिकल फॉर्मूले का क्वेश्चन है जी। अंपेरिकल फॉर्मूले का, अंपेरिकल फॉर्मूला निकालना आसान होता है। यहाँ पे ये लिया जी, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे ये। सबसे पहले परसेंटेज लिख लो, 70 ये हो गया जी, यहाँ पे इसकी परसेंटेज 7.02 हो गई एंड इसकी परसेंटेज 16.27% हो गई। इनको इनके मास से डिवाइड कर दो, तो इसको 76 पॉइंट, इसको डिवाइड करेंगे 12 से, इसको डिवाइड कर देंगे, परसेंटेज नहीं, अब इसको 1 से डिवाइड कर देंगे और इसको डिवाइड कर देंगे किससे, 14 से। अब डिवाइड करने के बाद जो सबसे छोटा नंबर आएगा, है ना, सबसे छोटा नंबर मेरे को तो यही लग रहा है लगभग, सबसे छोटा नंबर जो आएगा यहाँ पे भाई, आप डिवाइड कर लेना। देखो मैं बता देता हूँ, जो भी सबसे छोटा नंबर होगा उससे इस सभी को डिवाइड कर देना आपस में। तो ये लगभग देखो भाई, अगर मैं इसको 16 भी मान लेता हूँ तो ये 8 पे जाएगा, ये 7 पे जाएगा, 1 पॉइंट समथिंग आएगा, मान लेते हैं 1.2 आएगा, मान लेते हैं। तो जो भी यहाँ पे सबसे स्मॉलेस्ट नंबर आए उन सभी को इनसे डिवाइड करते चलो, है ना। तो ये 12 इंटू में 1.2, कैलकुलेशन जरूर सोल्व करनी पड़ेगी, ठीक है। एंड ये भी 1.2 और इसको तो इससे डिवाइड कर ही देंगे, है ना, इसको तो ये तो खुद ही बच जाएगा यहाँ पे इस प्रकार से, ठीक है। उसके बाद भाई मान लो यहाँ पे अगर आपको नंबर्स मिल जाए, जैसे भाई यहाँ पे आपको मिल जाए 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4, फिर तो ठीक है। अगर ना मिले, ऐसे मिले 2.5, फिर आपको एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करनी है जिससे कि ये एक डेसिमल में ना रहे, है ना, डेसिमल में ना रहे। तो आप इसको, इस कैलकुलेशन को सोल्व कर लीजिएगा। पूरा मेथड मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। परसेंटेज को एटॉमिक मास से डिवाइड कीजिएगा, उसके बाद जो स्मॉलेस्ट नंबर आएगा उनसे डिवाइड कीजिएगा, उसके बाद एक आपका रियल वैल्यू आपको दिखाई देंगी, अगर ना आए तो मल्टीप्लाई कीजिए किसी से। तो भाई जब आप इसको सोल्व करेंगे तो इसका अंपेरिकल फॉर्मूला आएगा ये, इसका अंपेरिकल फॉर्मूला आएगा ये, ठीक है ना, कर लीजिएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं स्टूडेंट। ये क्या कह रहा भाई, दिस इज स्लैटर्स रूल, है ना, ये स्लैटर्स रूल है भाई। जब यहाँ पे स्लैटर्स रूल से हम क्या करते हैं, जेड इफेक्टिव निकालते हैं जेड माइनस सिग्मा से, या काफी बार इसको जेड माइनस एस लिखा जाता है। तो रिलेशनशिप बिटवीन एटॉमिक नंबर, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एंड शिल्डिंग कांस्टेंट, या फिर इसे स्लैटर्स कांस्टेंट भी बोलते हैं। ये स्लैटर रूल होता है, और यहाँ पे जो जेड इफेक्टिव है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा, स्लैटर्स कांस्टेंट। और ये तो एटॉमिक नंबर ही हो गया। इसको निकालने के लिए बहुत सारे हमारे पास रूल होते हैं भाई। जैसे भाई जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है ना, n के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ती है 0.35 से, जो n-1 होता है उसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ती है 0.85 से, और उसके बाद जितने भी होते हैं इलेक्ट्रॉन उनकी मल्टीप्लाई करनी पड़ती है 1 से। ये स्लैटर्स रूल होता है भाई, ये पढ़ाया जाता है आपको। तो ये प्लस वाला तो कोई रोल है ही नहीं यहाँ पे, ये जेड नहीं हो, ऐसे नहीं होगा, ये बिल्कुल करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है, स्लैटर्स रूल इसको बोलते हैं, ठीक है। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में ही पढ़ाया जाता है। उसके बाद भाई बहुत ही इजी क्वेश्चन, दीज ऑल आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, सभी में 10-10 इलेक्ट्रॉन है। और एक बात पढ़ाई जाती है भाई, अनायन के ऊपर जितना नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा उतना ज्यादा उसका साइज होगा, कटायन के ऊपर जितना पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा उतना उसका छोटा साइज हो जाएगा, ठीक है। और आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए, स्पेशली आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए ये बात ध्यान रखिएगा कि साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर। ओनली फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज जो साइज होता है, आयोनिक साइज होता है, वो एटॉमिक नंबर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पे देखिए, इसका एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा है इसलिए इसका साइज सबसे छोटा है, इसका एटॉमिक नंबर सबसे कम है इसलिए इसका साइज सबसे बड़ा है। दूसरा रीजन, बढ़िया रीजन वो ये है कि जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज उतना बड़ा साइज, जितना पॉजिटिव चार्ज ज्यादा उतना छोटा साइज, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा 3rd, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड कांट बी यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइटिक, ये देखिए भाई यहाँ पे बिल्कुल सही बातें की गई हैं, इनको समझते हैं। ये कह रहा भाई स्टीम रिफॉर्मर प्रोसेस, इससे भाई हाइड्रोजन गैस को प्रिपेयर किया जा सकता है। उसके बाद सोल्ट लाइक हाइड्राइड्स, जैसे कि अगर आप NaH का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, NaOH मिलेगा और साथ में यहाँ से H2 गैस बाहर निकलती है, बना लेंगे। जब आप इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं, सॉरी इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, तो यहाँ पे 2 कटायन होते हैं भाई, एक Na पॉजिटिव और दूसरा आपका H पॉजिटिव, दूसरा आपका H पॉजिटिव।
इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaOH, तो यहां से भी हमें भाई आपका क्या ऑब्टेंड हो जाती है, H2 ऑब्टेंड हो जाएगी, है ना, H2 ऑब्टेंड हो जाएगी। उसके बाद बात करते हैं रिएक्शन ऑफ इथेनॉल अमाइन सॉल्यूशन विद CO2, तो इससे भाई आपका ऑब्टेंड नहीं होती है, इससे आपका ऑब्टेंड नहीं होती है, इसलिए यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा भाई, विच ऑफ द फ्लोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज करेक्ट रिगार्डिंग हुंड्स रूल। हुंड्स रूल क्या कहता है भाई, सबसे पहले भाई सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन भर दीजिए कुछ इस प्रकार से, ठीक है। उसके बाद भाई यहाँ पे ये देखिए इसकी जो मल्टीप्लिसिटी, ये जो आप भरोगे स्पिन अपोजिट सेम स्पिन नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन तो ठीक भरे हुए हैं लेकिन ये स्पिन वाली बात सही नहीं होगी, ये वैसे ही गलत हो गया भाई, इसमें ऐसे भर नहीं सकते, इसमें आप ऐसे भर ही नहीं सकते। तो वैसे भी अगर आप देखोगे ना, जिसको बेसिक आइडिया होगा वो बोलेगा ये बिल्कुल करेक्ट है, ये बिल्कुल आपका करेक्ट है, तो ए इसका हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है भाई ये हमारा इस वीडियो का, तो ये क्या कहता है भाई, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कांट बी अप्लाइड फॉर। देखिए यहाँ पे 0 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे क्या है बेसिकली 0 इलेक्ट्रॉन है, तो 0 इलेक्ट्रॉन के लिए पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एप्लीकेबल नहीं होता है, इसके लिए हम इसको डिफाइन या डिसाइड कर ही नहीं पाएंगे। ठीक है, इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए ये एप्लीकेबल हो जाएगा बेसिकली, ठीक है ना, तभी तो आप दिखा पाएंगे मल्टीप्लिसिटी वगैरह को थोड़ा बहुत। तो ये थे जी हमारे नेक्स्ट 20 क्वेश्चन, होप कि आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आपको समझ में आ गए तो बहुत ही अच्छी बात है, किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।